टर्बो सी नाम का एक इसका कंपाइलर होता है, उसको डाउनलोड करना पड़ेगा, इंस्टॉल करना पड़ेगा। बेसिक लैंग्वेज के लिए खुद बेसिक के कई वर्जन है, जो वर्जन यूज होगा उससे संबंधित कंपाइलर इंस्टॉल करना पड़ेगा। C++ के लिए टर्बो C++ या बोरलैंड C++ एक कंपाइलर आता है, इनको हम इंस्टॉल कर सकते हैं। जावा के लिए हमारे पास JDK, जिसको कहते हैं जावा डेवलपमेंट किट, इसका होना जरूरी है। पाइथन के लिए खुद पाइथन का अपना कंपाइलर है, उसका यूज कर सकते हैं। अब ये इस पर निर्भर करेगा कि हम कौन सा कंपाइलर यूज कर रहे हैं, कौन सी लैंग्वेज पढ़ रहे हैं या बच्चों को पढ़ा रहे हैं। बेसिक से शुरू किया जाए तो बेसिक के कंपाइलर पर सबसे आसान लैंग्वेज बच्चों के लिए क्लास 6 के बच्चों के लिए खास तौर से बेसिक लैंग्वेज, बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम डायरेक्टली उसका सॉफ्टवेयर खोल लेते हैं और उस पर प्रोग्रामिंग करते हैं। और सब प्रोग्रामिंग करने के लिए जो भी सोर्स कोड लिखना होता है, डायरेक्टली लाइन बाय लाइन उसका कोड लिखते जाते हैं और उसके बाद हम उसको रन कराते हैं। अगर कोई एरर है तो जैसे इंटर की प्रेस करते हैं वैसे वही दिखाई दे देता है। अन्यथा हम जो भी कोडिंग करना चाहते हैं, जैसे ए की वैल्यू हमने ले लिया, बी की वैल्यू हमने ले लिया और इस तरह से दोनों को हमने सी में ऐड कर दिया और फिर प्रिंट, उसके कुछ स्टेटमेंट हैं, ऑपरेटर हैं, उनके कुछ इनिशियल एलिमेंट है जिनको जानना जरूरी है, जिनमें मुख्य रूप से कैरेक्टर सेट उनके हैं, वेरिएबल हैं, डाटा टाइप है, आइडेंटिफायर है, इनको जानना जरूरी है। इनके माध्यम से हम इसको छात्रों तक पहुंचा सकते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि इन कोडिंग का छात्रों के ऊपर इफेक्ट क्या पड़ेगा, प्रभाव क्या पड़ेगा, लाभ क्या? इसका सबसे बड़ा लाभ है कि यदि किसी बच्चे का माइंड का लॉजिकल डेवलपमेंट करना है, उसमें तार्किक शक्ति भरनी है, तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज उसका सबसे अच्छा तरीका है। धन्यवाद कोडिंग के लिए। धन्यवाद द्विवेदी जी, बहुत अच्छा रिस्पांस रहा आपका। और कोडिंग क्या होती है, ईमेल, जो कि हम लोग के लिए आज के दौर की एकदम आवश्यकता बनी हुई है। कोई भी संदेश रहे किसी के भी पास, चाहे देश में चाहे विदेश में, हम चंद समय में पहुंचा सकते हैं। और उस पर आपने इतना अच्छा सुझाव दिया, इतना व्याख्या दी, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इसी कड़ी में हम आगे प्रत्येक विद्यालय की अपनी वेबसाइट के लिए हम श्री त्रिपाठी जी को आमंत्रित करते हैं। श्री त्रिपाठी जी। फिर दूसरा शेड्यूल आ गया ना, दूसरा शेड्यूल था ये। हेलो, हाँ तंजीम जी, आप शुरू करेंगे? अभी त्रिपाठी जी जुड़े नहीं हैं। अच्छा ठीक है सर, मैं भी शुरू कर देता हूँ। हाँ, तब तक ये मतलब गतिमान रहे। थैंक यू वेरी मच सर, मुझे मौका देने के लिए, बोलने के लिए। एक्चुअली सभी रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल्स, मैं आपका माइक थोड़ी देर के लिए म्यूट करना चाहता हूं, ताकि जो भी अनवांटेड आवाजें हो, स्वर हो, वो इस मीटिंग को डिस्टर्ब ना कर सके। तो मैं सबको म्यूट कर रहा हूं। ओके सर, बेसिकली जो टॉपिक ICT इन एजुकेशन के अंतर्गत दिया गया है वो ब्लेंडेड मॉडल ऑफ लर्निंग और साथ ही साथ ऑनलाइन क्लासेस जो चलेंगी उनको कैसे इम्प्रूव किया जाए और डाटा मैनेजमेंट की बात करना है। बेसिकली जब ब्लेंडेड मॉडल ऑफ लर्निंग की बात आती है तो सबसे पहले हम उस दौर को याद करते हैं जब कोरोना टाइम आया था। उस वक्त जो भी हमारा ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम था वो बिल्कुल ध्वस्त हो गया था।
और हर विद्यालय, हर अध्यापक अपने अपने तरीके से शिक्षण का कार्य कर रहा था। कोई जूम का इस्तेमाल कर रहा था, कोई व्हाट्सएप का इस्तेमाल कर रहा था। परंतु इतना कुछ करने के बाद भी कुछ सिस्टमैटिक नहीं हो रहा था, कुछ कमियां नजर आ रही थी। वो कमियां, बहुत सारी कमियां थी, बहुत सारे सुझाव भी आ रहे थे उस दौर में। तो वो कमियां क्यों आ रही थी, कुछ जो इश्यूज थे उसकी कई वजहें सामने आती हैं, क्योंकि जो हमारे टीचर्स हैं उनको पहले ऑनलाइन टीचिंग का कोई एक्सपीरियंस नहीं हुआ करता था। साथ ही साथ कुछ नई चीज सीखना, कोई नए टेक्निक या नए मेथड को सीखने की जो ललक होती है वो भी हमारे अंदर नहीं थी, क्योंकि परंपरागत टीचिंग हम करते चले आ रहे थे। इसके अलावा जो हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं उनके अंदर भी ना तो कोई ऐसा टेक्नोलॉजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद था, कोई टेक्नोलॉजी के मामले में हम बहुत कमजोर हुआ करते थे, और साथ ही जो कोई इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट था वो लगभग शून्य के बराबर था। तो जो नई शिक्षा नीति जब आई तो इसने ब्लेंडेड मॉडल ऑफ लर्निंग की बात किया। ब्लेंडेड मॉडल ऑफ लर्निंग क्या है हम आज समझते हैं इस वीडियो में। सबसे पहले तो मैं एनईपी ब्लेंडेड मॉडल के बारे में क्या कह रही है इसको देखते हैं, फिर देखते हैं ब्लेंडेड मॉडल ऑफ लर्निंग है क्या। एनईपी 2020 कहती है कि जो फेस टू फेस इन पर्सन लर्निंग है, यानी जो क्लास की जो टीचिंग है जिसमें टीचर और स्टूडेंट आमने सामने होते हैं, वो उसकी एक अपनी इंपॉर्टेंस है। परंतु जो इफेक्टिव मॉडल्स और भी जो मॉडल्स हैं जैसे ब्लेंडेड मॉडल है उसको भी आइडेंटिफाई किया जाएगा और उसको और डेवलप किया जाएगा और डेवलप करके सामने लाया जाएगा, ताकि जो माहौल है वो पूरा एजुकेशनल हो जाए और बच्चा जहां से चाहे जैसे चाहे अपना ज्ञान अर्जित कर सकता है। इसके लिए ब्लेंडेड मॉडल ऑफ लर्निंग की बात की गई। बेसिकली ब्लेंडेड मॉडल ऑफ लर्निंग है क्या, पहले इसको समझते हैं। ये एक्चुअली एक मिक्स या हाइब्रिड टाइप ऑफ लर्निंग जिसमें इन क्लास और आउट ऑफ क्लास दोनों प्रकार की लर्निंग है। इन क्लास लर्निंग जो कि हम क्लास में करते हैं, जो क्लास में टीचर और बच्चा आमने सामने होता है, फेस टू फेस होता है, और उसमें जो एक्सपीरियंस गेन होता है, लर्निंग का एक्सपीरियंस, वो इन क्लास लर्निंग में आता है। इसके साथ ही अगर बच्चा बाहर जा करके वो आउट ऑफ क्लास जा करके किसी वीडियो या किसी और सोर्सेस से अगर वो लर्निंग एक्सपीरियंस गेन करता है तो ये आउट ऑफ क्लास लर्निंग कहलाता है। अगर इन दोनों चीजों को मिक्स कर दिया जाए तो हमारे सामने ब्लेंडेड मॉडल ऑफ लर्निंग आ जाता है। बेसिकली ब्लेंडेड मॉडल ऑफ लर्निंग एनईपी क्यों इतना फोकस कर रहा है, क्योंकि मैं एक न्यूटन का एक कोट याद दिला दूं जिसमें न्यूटन ने ये कहा था कि मैं पढ़ाता नहीं हूं बल्कि पढ़ाई का माहौल क्रिएट कर देता हूं। तो ब्लेंडेड मॉडल ऑफ लर्निंग जो है ये कुछ इसी तरह से है कि एक पढ़ाई का माहौल क्रिएट किया जा रहा है। बच्चा क्लास के अंदर भी ज्ञान अर्जित कर सकता है और क्लास के बाहर भी वो संगठित ढंग से ज्ञान को अर्जित कर सकता है। इन क्लास लर्निंग की अगर बात किया जाए तो ये जो है, जो भी क्लासरूम एक्टिविटीज है या लैब की एक्टिविटीज है जिसमें बच्चा फिजिकल प्रेजेंस है, वो और टीचर दोनों मौजूद हैं और सामने आकर के जो पढ़ाई हो रही है, जो एक्सप्लेनेशन है, डिमॉन्स्ट्रेशन है या ग्रुप एक्टिविटीज है, इन सबको मिला करके इन क्लास लर्निंग कहा जाता है। जबकि आउट क्लास लर्निंग जो है इसमें बच्चे का फिजिकल प्रेजेंस रूम या लैब, क्लासरूम या लैब के अंदर जरूरी नहीं होता है। ये बच्चा जो है बाहर से कहीं से भी वो ऑनलाइन रिसोर्सेज जैसे ई बुक है, ई पेपर है, वीडियोस हैं, ऑडियो फाइल्स हैं या वेब पेजेस हैं, इनको एसेस करता है और एसेस करके जो भी उसके लिए जरूरी ज्ञान होता है उसको वो अर्जित कर सकता है। तो ब्लेंडेड मॉडल ऑफ लर्निंग, ब्लेंडेड मॉडल ऑफ लर्निंग का ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका मेन ऑब्जेक्टिव जो है वो यही है कि लर्निंग जो है हमारी इंटरेस्टिंग हो, एंगेजिंग हो, बच्चे को एंगेज किए रहे और साथ ही इम्पैक्टफुल हो। अगर ये मॉडल जो ब्लेंडेड मॉडल ऑफ लर्निंग है ये पूरी तरह से हमारे इंस्टीट्यूशंस में अगर लागू हो जाता है तो जो हमारे पहले की जो लर्निंग प्रक्रिया थी, जो ज्ञान अर्जित करने वाली प्रक्रिया, वो सेंट्रलाइज थी, जिसमें एक टीचर क्लास में होता था और उससे बच्चा जो है ज्ञान अर्जित करता था। परंतु ब्लेंडेड मॉडल की वजह से वो बच्चा चारों तरफ से वो ज्ञान अर्जित कर सकता है। वो क्लास के अंदर भी ज्ञान अर्जित कर सकता है और जब वो क्लास के बाहर होगा तो फिर वो अलग अलग रिसोर्सेज, वीडियो वगैरह, वेब पेजेस वगैरह, वहां से भी वो ज्ञान अर्जित कर सकता है संगठित रूप से। अब सवाल ये आता है कि इस नए मॉडल में, जो नया मॉडल जिसमें एनईपी बात कर रहा है, इसमें टीचर का क्या रोल होगा? तो यहाँ पे टीचर केवल एजुकेशन प्रोवाइडर नहीं होगा यहाँ पे, बल्कि वो गार्जियन होगा, वो ट्रेनर होगा। उसको वो बच्चे को पूरी जानकारी प्रोवाइड करेगा कि अगर बच्चा बाहर जाता है तो उसको बाहर कहाँ से सोर्सेज मिल सकते हैं, कहाँ से वो ज्ञान अर्जित कर सकता है। साथ में टीचर का रोल यहाँ पर और क्रिएटिव हो जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर
इन क्लास और आउट ऑफ क्लास दोनों लर्निंग को कंबाइन किया गया है। इसमें डिजिटल और नॉन डिजिटल दोनों रिसोर्सेज को कंबाइन किया गया है, इसलिए टीचर का जो एक्सपीरियंस है उसमें भी वृद्धि होना है और साथ में टीचर की एक्टिविटीज भी बढ़ना है। अगर लर्नर की बात किया जाए, जो स्टूडेंट हैं उनकी अगर बात किया जाए, तो उनको भी अपने छोर से काफी एक्टिव होना पड़ेगा, यानी वो भी जो है प्रोएक्टिव लर्निंग उनके पार्ट में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगी, उनके ऊपर भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज काफी बढ़ जाएगी। वो उनके टीचर के साथ तो इंटरेक्शन होगा ही होगा, लेकिन इसके अलावा जो है उनके पीयर्स के साथ, जो उनके संगी साथी हैं, उनके साथ भी इंटरेक्शन पॉसिबल होगा बाय यूजिंग द टेक्नोलॉजी, अलग अलग टेक्नोलॉजी के जो प्लेटफॉर्म है उनके सहायता से, और उनके अंदर जो है और सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी को डेवलप किया जा सकता है। इससे जो लर्नर होगा वो खाली एक पैसिव लर्नर नहीं होगा, बल्कि वो प्रॉब्लम सॉल्वर भी बन जाएगा और इफेक्टिव डिसीजन मेकर भी बन जाएगा। अब सवाल ये आता है कि ब्लेंडेड लर्निंग की प्रक्रिया को कैसे अडेप्ट किया जाए। तो ब्लेंडेड लर्निंग की प्रक्रिया के लिए बहुत ही सिंपल स्टेप्स हैं। सबसे पहले एक छोटा सा कोई प्लान होना चाहिए, और फुल प्रूफ प्लान, और उसके बाद कोई एक टारगेट बना करके उसमें जो है एक छोटा सा स्टेप लिया जाएगा। स्टेप बाय स्टेप हमको अपने गोल की तरफ बढ़ना होगा, और इस स्टेप में हमको स्टाफ को भी इंक्लूड करना है, बच्चों को भी इंक्लूड करना है, और साथ ही साथ जो उनके पीर, जो उनके पेरेंट्स हैं, गार्जियंस हैं, उनको भी इसमें इंक्लूड करना पड़ेगा। जो हमारा गोल होगा वो बिल्कुल क्लियर गोल होना चाहिए, जो हमें भी समझ में आए और हमारे लर्नर को भी समझ में आना चाहिए। साथ ही साथ जो हमारा पूरा सिस्टम होगा, खाली इसमें टीचर और स्टूडेंट ही नहीं बल्कि स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन और पूरा सिस्टम, वो हमारे लिए वर्क करना चाहिए, तब जाकर के हम अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। अब इसमें ब्लेंडेड मॉडल ऑफ लर्निंग में चूंकि टीचर के अंदर भी कुछ चेंजेस होना है, वो जो है गाइड बनने जा रहा है, वो एज अ ट्रेनर रहेगा, तो इसलिए टीचर के अंदर भी कुछ क्वालिटीज अलग से डेवलप होनी चाहिए। एक तो गुड सब्जेक्ट नॉलेज तो बहुत ही जरूरी है, साथ ही साथ टीचर को ब्लेंडेड लर्निंग एनवायरनमेंट और जो उसका इकोसिस्टम है उसकी भी एक कॉन्सेप्ट उसके दिमाग में होना चाहिए। उसके अंदर डिजाइनिंग, डेवलपिंग और ब्लेंडेड लर्निंग के जो कोर्सेज हैं उसका भी आइडिया बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। साथ ही उसके अंदर कोर्स प्लानिंग की क्षमता और ऑर्गेनाइजेशन की भी क्षमता होना चाहिए। जो हमारे टीचर्स हैं उनके अंदर वर्बल और नॉन वर्बल प्रेजेंटेशन स्किल्स भी बहुत जरूरी है, क्योंकि अक्सर देखा गया है कि एक टीचर अगर क्लास में अच्छा पढ़ाता है तो कोई जरूरी नहीं कि वो किसी ऑनलाइन क्लास में भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर सके। एक्चुअल में ये ब्लेंडेड मॉडल ऑफ वर्किंग जो है ये कोलैबोरेटिव टीम वर्क है। इसमें केवल टीचर और स्टूडेंट ही नहीं बल्कि पूरा सिस्टम वर्क करता है, और इसमें जो एक्टिविटीज होंगी वो काफी कोऑर्डिनेटिंग होंगी। तो जब ब्लेंडेड मॉडल ऑफ लर्निंग की बात की गई तो ऑनलाइन क्लास की भी बात आती है, और ऑनलाइन क्लास जिसका हम लोग नाम सुनते भी आए हैं, कोरोना काल से सुनते आए हैं, अपने अपने तरीकों से हम लोगों ने ऑनलाइन क्लासेस चलाया। तो ये ऑनलाइन क्लास, इसको इम्प्रूव कैसे किया जाए, क्योंकि जो हमारी ऑनलाइन क्लासेस पहले चलती रही हैं वो बहुत असंगठित तरीके से थी। कोई अपनी क्लास व्हाट्सएप के माध्यम से कर रहा था, कोई अपनी क्लास जूम के माध्यम से कर रहा था, मगर ये ऑनलाइन जो क्लासेस अगर इसको संगठित रूप से, सिस्टमेटिक रूप से अगर किया जाए तो ये बच्चों को काफी फायदा पहुंचा सकती है। सबसे पहली बात कि इस ऑनलाइन क्लास के क्या फायदे हैं। इस ऑनलाइन क्लास का सबसे बड़ा फायदा जो है कि एक बच्चा, एक स्टूडेंट या लर्नर जो है वो कहीं से भी अपनी लोकेशन से, जो उसकी चॉइस की लोकेशन होगी, वो जो है क्लास को अटेंड कर सकता है, और इससे स्कूल भी जो है वो कहीं भी अपनी पहुंच बना सकता है, किसी भी कोई ज्योग्राफिकल रेस्ट्रिक्शन नहीं होगा। और ये जो है टेक्नोलॉजी के माध्यम से ये क्लासेस चलाई जाती हैं। बच्चा चाहे सुदूर, बहुत ही दूर बैठा हो तो भी वो अपने क्लास में जुड़ करके ऑनलाइन क्लास में पार्ट ले सकता है। इसके साथ ही बच्चा जो है वो अपने डाउट को भी क्लियर कर सकता है। लाइव चैट्स हैं, फोरम्स हैं, और इनके माध्यम से वो अपने टीचर्स से जो है डिस्कशन कर सकता है, और वो अपने घर पर रह करके वो ये डिस्कशन कर सकता है, जिससे उसकी सेफ्टी भी बनी रहेगी। अगर एनईपी की बात करें कि वो एनईपी जो है ये ऑनलाइन एजुकेशन का जो सिस्टम है, ऑनलाइन क्लासेस है, इसमें किस तरह इम्प्रूवमेंट की बात करता है, तो एनईपी में कुछ पॉइंट्स हैं जो ऑनलाइन क्लासेस को इम्प्रूव करने की बात करता है, जिसमें सबसे पहला जो है वो पायलट स्टडीज की बात की गई। जो ऑनलाइन एजुकेशन है उसके लिए कुछ पायलट स्टडीज की जाएंगी, और जो ई लर्निंग प्लेटफॉर्म्स हैं जैसे स्वयं है और दीक्षा है, दीक्षा का तो नाम हम लोगों ने सुना भी है, स्वयं है, या और भी जो अलग अलग प्लेटफॉर्म्स हैं उनको और डेवलप किया जाएगा, उनके अंदर रिसोर्सेज को और ज्यादा बढ़ाया जाएगा, ताकि बच्चा, अगर लर्नर जो है अगर इन प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करे तो उसको पूरी की पूरी जानकारी मिल सके।
साथ ही साथ जो यूनिवर्सिटीज और इंस्टीट्यूशन है जैसे NIT है, इग्नू है, इनको जो है पायलट रिसर्चेस वगैरह करना होगा और करके इसको डिजिटल लर्निंग को इंडिया में और बेनिफिशियल बनाना होगा। दूसरा NEP जो बात करता है वो टीचर के ट्रेनिंग की बात करता है। ये NEP 2020 जो है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को यूज करने के लिए टीचर की स्किल को बढ़ाने की बात करता है, क्योंकि अभी तक हमारे जो एक्सपीरियंस है वो ऑनलाइन क्लासेस के लिए बहुत अच्छे नहीं रहे। साथ ही जो डिजिटल गैप है, क्योंकि बहुत हम लोग अभी डिजिटली बहुत इक्विप नहीं है, साथ ही हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं और हम डिजिटल फ्रेंडली भी नहीं। तो सबसे पहले जो है हमको जो NEP जो है, जो हम NEP 2020 ये जो है जो प्रॉपर डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है ये स्कूल में लाने की बात करता है। और जो भी गैप है, जो ट्रेडिशनल टीचिंग और ऑनलाइन टीचिंग के बीच का जो गैप है, इसको जो है डिजिटल माध्यम से भरने का प्रयास करता है। इसके अलावा NEP 2020 नेशनल एजुकेशनल टेक्नोलॉजी फोरम यानी NETF एक प्लेटफॉर्म इसको बनाने की बात करता है, जिसपे आइडियाज को एक्सचेंज किया जा सकेगा और टेक्नोलॉजी को और बेहतर तरीके से लर्निंग के तरीकों में लाया जा सकेगा। अभी अगले पार्ट में हम लोग NETF के बारे में ज्यादा बात किया जाए। साथ ही साथ जो वर्चुअल लैब्स हैं, वर्चुअल लैब्स के बारे में अभी सर ने बताया भी, वर्चुअल लैब्स हैं, इनको स्कूलों को वर्चुअल लैब से इक्विप किया जाएगा और जो भी कंटेंट होंगे, कोर्स कंटेंट, उसको जो है बच्चों को अलग अलग लैंग्वेजेस में भी अवेलेबल कराया जाएगा। तो इस प्रकार से हम अपने ऑनलाइन क्लासेस को और ज्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं, बेहतर बना सकते हैं। साथ ही साथ जब बात यहाँ तक आई है तो डाटा मैनेजमेंट की भी बात की जाए, क्योंकि हमारे स्कूलों में या एजुकेशन सिस्टम में जो डाटाज हैं वो रॉ डाटा अक्सर दो प्रकार के डाटा हैं। एक डाटा जो हम इंटरनली अपने स्कूल के अंदर शेयर करते हैं और एक डाटा जो हम बाहर की तरफ शेयर करते हैं। इन डाटा को ऑर्गेनाइज करके हम अपने क्लासरूम प्रोसेस को भी बेहतर बना सकते हैं। जो हमारा प्रोफेशनल डेवलपमेंट है या एजुकेशनल एसेस है उसको भी हम बढ़ा सकते हैं। साथ ही एजुकेशनल प्लानिंग और एडमिनिस्ट्रेशन में भी काफी मदद मिल सकती है। डाटा मैनेजमेंट के लिए, ताकि हर लेवल पे डाटा को मैनेज किया जा सके, इसके लिए NETF जिसकी अभी बात भी की गई है, नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम, इसका जो प्लेटफॉर्म है जो फ्री आइडियाज के एक्सचेंज के लिए है, ये मदद करेगा ICT को एजुकेशन में इनकॉर्पोरेट करने के लिए, जोड़ने के लिए, जिससे डाटा मैनेजमेंट भी आसानी से हो जाएगा। अब सवाल ये है कि NETF करेगा क्या? NETF जब इसका जो मेन फंक्शन है वो इम्प्रूव करना, क्लासरूम की जो प्रोसेस है, जो हमारा ट्रेडिशनल क्लासरूम है उसकी प्रोसेस को इम्प्रूव करना टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से। साथ ही साथ जो टीचर्स का डेवलपमेंट होगा, जो उनकी ट्रेनिंग होगी, उसको बेहतर बनाना। साथ ही जो एजुकेशनल रिसोर्सेज हैं जो दीक्षा पे, स्वयं पे या किसी और प्लेटफॉर्म पे बाहर अवेलेबल हैं, उनको जो है अलग अलग माध्यमों से, अलग अलग तरीकों से बच्चों तक, छात्रों तक पहुंचाना। और साथ ही जो डिसएडवांटेज ग्रुप है, ऐसे बच्चे जो इन तक पहुंच नहीं रखते हैं, उनको भी किसी तरह से इससे जोड़ना, इसके ऊपर रिसर्च करने का प्रावधान दिया गया है। इसके अलावा एजुकेशनल प्लानिंग, एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट में भी इनका काफी अहम रोल है, इसलिए डाटा मैनेजमेंट काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। NETF जो है ये ICT को इनकॉर्पोरेट करने के लिए, डाटा को मैनेज करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करेगा। आर्टिफिशियल AI का नाम हम लोग पहले भी सुनते आ रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करते हुए डाटा को मैनेज किया जाएगा। साथ ही अलग अलग कंप्यूटिंग डिवाइसेस की बात की गई है। इन कंप्यूटिंग डिवाइसेस की मदद से डाटा का स्टोरेज, डाटा का यूज, उनका शेयरिंग, उनका मैनेजमेंट, सारी चीजों को देखा जाएगा। हाँ, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ब्लॉकचेन, ब्लॉकचेन का नाम आ रहा है। हालांकि ये टेक्नोलॉजी पुरानी है, परंतु इसका उपयोग 2009 से शुरू हुआ है। ब्लॉकचेन ये एक जब क्रिप्टो करेंसी की बात आई थी तो उस समय ब्लॉकचेन का नाम आया था। ब्लॉकचेन बेसिकली ये जो है रिकॉर्ड कीपिंग टेक्नोलॉजी है, जिसमें रिकॉर्ड्स जो डाटाज होते हैं वो शीट के रूप में कड़ी के कड़ी बन करके स्टोर होते हैं और उनको फिर जो है कहीं से भी एक्सेस किया जा सकता है। तो जो हमारा NEP 2020 है वो डाटा के स्टोरेज के लिए, उसके शेयरिंग के लिए, उसके यूसेज के लिए ब्लॉकचेन की भी बात करता है, जिसको आगे और डेवलप किया जाएगा। इसके अलावा मशीन लर्निंग की भी बात आती है और स्मार्ट बोर्ड वगैरह जो और भी अलग सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर होंगे उनका इस्तेमाल किया जाएगा, ताकि डाटा को हम ऑर्गेनाइज कर सकें। जो भी हमारे इंटरनल डाटा है, एक्सटर्नल डाटा है, उनको हम ऑर्गेनाइज कर सकें, उनको स्टोर कर सकें, यूज कर सकें, शेयर कर सकें और उनके आधार पर हम मैनेज कर सकें। जब हम डाटा को मैनेजमेंट करने लगेंगे अच्छे ढंग से,
तो जो हमारा प्रोसेस है, जो एजुकेशनल प्रोसेस, वो काफी सिंपल हो जाएगा ये, और साथ ही साथ जो इंटरनल फंक्शनिंग है वो काफी स्मूथ हो जाएगी। जो हमारी स्कूलों की जो हमारे डाटा शेयर हो रहे हैं, लगातार बाहर मांगे जा रहे हैं, डीआईएस कार्यालय द्वारा मांगे जा रहे हैं या ऊपर निदेशालय द्वारा मांगे जा रहे हैं, साथ ही साथ स्कूल के अंदर जो डाटा मांगे जा रहे हैं, वो सब उसकी फंक्शनिंग काफी स्मूथ हो जाएगी। इसके अलावा मैनेजमेंट जो है इसकी, जब डाटास को मैनेज किया जाएगा तो इन डाटास का एनालिसिस करके नए नए आइडियाज को प्रमोट किया जा सकता है, सजेशंस को प्रमोट किया जा सकता है और उनको अपने टीचिंग एक्सपीरियंस में इनकॉर्पोरेट किया जा सकता है, उनको जोड़ा जा सकता है। डाटा मैनेजमेंट हमारे पॉलिसी मेकिंग, इंटरनल असेसमेंट, इवैल्यूएशन की जो प्रोसेस होगी, जो डिसीजन मेकिंग होगा या एनालिसिस और रिसर्च, किसी भी प्रकार से इसके इस्तेमाल में आएगा और हम एजुकेशन को और बेहतर बना सकते हैं। डाटा मैनेजमेंट की मदद से हम इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन, इलेक्ट्रॉनिक एडमिनिस्ट्रेशन, ईमेल या जो भी चीजें हैं, इसको हम और बेहतर बना सकते हैं। तो ये 3 टॉपिक जो आईसीटी इन एजुकेशन के अंतर्गत आते हैं, ब्लेंडेड मॉडल ऑफ लर्निंग, इंप्रूवमेंट इन ऑनलाइन क्लासेस तथा डाटा मैनेजमेंट, इसको हमने देखा और समझने की कोशिश किया। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद तंजीम जी, बहुत अच्छा आपने प्रकाश डाला। और प्रत्येक विद्यालय का देखा जाए तो वहाँ का जो बेसिक स्ट्रक्चर है, विगत वर्षों का परीक्षा फल, टीचिंग स्टाफ और उसका जो है स्ट्रक्चर वगैरह के बारे में आज के इस डिजिटल के दौर में हर विद्यालय की अपनी एक वेबसाइट होना बहुत जरूरी हो गई है, जहां से कोई भी विद्यार्थी उस विद्यालय के बारे में सब चीजों का पता कर सके। तो इसी विषय पर प्रत्येक विद्यालय की अपनी एक वेबसाइट, इसी विषय पर आज प्रकाश डालेंगे श्री समिता शिवेत त्रिपाठी जी। आइए श्री समिता शिवेत त्रिपाठी जी। धन्यवाद वीरेंद्र सर। आदरणीय प्रधानाचार्य, प्रतिनिधि एवं सम्मानित शिक्षक साथियों, आईसीटी नई शिक्षा नीति सन 2020 के अंतर्गत जो एक बिंदु है वह है विद्यालयों की वेबसाइट का निर्माण। विद्यालयों की वेबसाइट की आवश्यकता क्यों है, उसके लिए ये जानना जरूरी है कि जैसे पहले अगर हमें कोई जानकारी चाहिए होती थी, हम लोग अगर अपने समय की बात करें, किसी विद्यालय के में कॉमर्स है या आर्ट की शिक्षा है या वैज्ञानिक वर्ग है, तो हमको वहां जाना पड़ता था। पता ये चलता था कि यहाँ पे तो इतिहास की मान्यता नहीं है या जीव विज्ञान की मान्यता नहीं है। विद्यालय इंटर तक तो है पर जीव विज्ञान नहीं पढ़ाया जाता, या जीव विज्ञान पढ़ाया जाता है तो यहाँ गणित वर्ग नहीं है या कॉमर्स नहीं है। तो वेबसाइट एक ऐसी होनी चाहिए जिसपे सारी की सारी जानकारियां उपलब्ध हो, विद्यालय का इतिहास हो, स्थापना कब हुई और वहां से लेकर के विद्यालय की उपलब्धि, वहां के प्रधानाचार्य की क्या उपलब्धि है, टीचिंग स्टाफ कौन है, कैसा है, और साथ ही साथ वहां विद्यालय से निकले हुए जो पुराने छात्र हैं, पुरातन छात्र हैं, उनके विषय में एक अच्छी जानकारी हो, एक पूर्ण जानकारी हो, जिससे कि एक अच्छा प्रभाव समाज पर जाता है या जो बच्चा जिसे चाहिए। जैसे आजकल हम देखते हैं, अगर हमें दूरस्थ शिक्षा चाहिए होती है या किसी विषय के बारे में जानकारी चाहिए होती है, तो हम सीधे सीधे इंटरनेट पे सर्च करते हैं और वो बीसियों विश्वविद्यालयों के नाम हमको दे देता है कि यहाँ पे ये सब्जेक्ट उपलब्ध है, यहाँ पे ये सब्जेक्ट उपलब्ध है। उसी तरीके से हमारे जो हमारे कॉलेज का पोर्टल हो या जो हमारी वेबसाइट हो, उस पर ये सारी की सारी शिक्षाएं हमारी उपस्थित हो। फीस स्ट्रक्चर क्या है या कौन कौन से विषय हमारे विद्यालय में उपलब्ध हैं, हमारी वेबसाइट पे ये उपलब्ध होना चाहिए। एक चीज और कहना चाहूंगा कि भरसक प्रयत्न ये करें कि वेबसाइट निर्माण के समय में हम .com की जगह .in का प्रयोग, अगर संभव हो सके तो .in का प्रयोग करें, क्योंकि जो है वेबसाइट पे .com का मतलब होता है कॉमर्शियल और .in का मतलब होता है इंस्टीट्यूशन। अगर हम इन छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखेंगे, एक आर्ट गैलरी हो, एक होम पेज हो, एक फैकल्टी हो और एक कॉन्टेक्ट अस का इसलिए कि आप बच्चा आएगा नहीं, वो कांटेक्ट कर लेगा, फोन से ही कांटेक्ट कर लेगा, या वेबसाइट आपकी, उस पे आपकी अगर इंस्टाग्राम आईडी होगी या फेसबुक होगा या आपका ये कह लें व्हाट्सएप का ग्रुप होगा, तो वो वहां पे अपनी जानकारी को पा सकता है और वहां पे बड़े अच्छे तरीके से उस बच्चे का भी समय बचेगा और साथ ही साथ आपका भी समय बचेगा। इससे एक अच्छा इन्वायरमेंट बनेगा, एक अच्छा माहौल बनेगा, जिससे पूरी की पूरी जानकारी हम
अपनी वेबसाइट पे उपलब्ध करा सकते हैं। धन्यवाद सर। वीरेंद्र सर, वीरेंद्र सर, हेलो। वीरेंद्र सर आपका माइक। हाँ बताएं। हाँ हाँ सर, आवाज आ रही है? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। जी जी, इसी कड़ी में अब हम चलते हैं, प्रकाश डालेंगे। डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जितने भी लर्निंग एप्स हैं, उसी लर्निंग एप्स में एक आता है दीक्षा ऐप। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि कोविड के काल के समय स्कूल कॉलेज सभी बंद थे और बच्चों की शिक्षा को ध्यान में रखते हुए कई तरह के डिजिटल प्लेटफॉर्म तैयार किए गए और उस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर कई विषयों के यानी विभिन्न विषयों के वीडियो, पीडीएफ, अन्य भी फॉर्मेट में लर्निंग सामग्री सब अवेलेबल थे। तो आज हम दीक्षा ऐप पर फोकस करेंगे। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि अभी भी ऑनलाइन एजुकेशन का दौर बढ़ता जा रहा है। जिस तरह से प्रधानमंत्री जी ने डिजिटल इंडिया का एक कंसेप्ट दिया है और उस कंसेप्ट के द्वारा आप देखते हैं कि इंटरनेट पर भी कुछ भी पढ़ सकते हैं और किसी भी टॉपिक के बारे में आसानी से जानकारी ले सकते हैं। अगर आप एक विद्यार्थी हैं तो उस स्थिति में आपको ऑनलाइन एजुकेशन तो निश्चित रूप से लेना चाहिए और इंटरनेट पर जितने भी ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म हैं, उनमें से आपको किसी न किसी प्लेटफॉर्म से ऑनलाइन शिक्षा लेनी ही चाहिए और इसी ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म में दीक्षा ऐप भी शामिल है। दीक्षा ऐप एक एप्लीकेशन है जो कि नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन NCTE के द्वारा लॉन्च किया गया है। इस एप्लीकेशन में विद्यार्थी ऑनलाइन शिक्षा ले सकते हैं और टीचर ऑनलाइन शिक्षा दे सकते हैं। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि टीचिंग के लिए जो माध्यम ऑनलाइन है वो दोनों प्लेटफॉर्म के लिए अवेलेबल है। आप भारत के किसी भी राज्य में रहते हैं और किसी भी बोर्ड से पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको इस एप्लीकेशन में सभी बोर्ड के विषयों की ऑनलाइन शिक्षा दी जाती है। इस एप्लीकेशन के अंदर आप कक्षा 1 से लेकर 12 तक के विषयों की पढ़ाई कर सकते हैं और साथ ही साथ इसको सुधार करके आप हायर एजुकेशन तक भी इसको बढ़ा दिया गया। अब पढ़ने के लिए जो वीडियो का फॉर्मेट है उसके बारे में हम लोग देखते हैं कि दीक्षा ऐप पर जो वीडियो है वो किस फॉर्मेट में अवेलेबल है। यदि आप वीडियो देखकर पढ़ना चाहते हैं, जैसे आजकल ये भी होता है कि यूट्यूब पर लड़के क्या करते हैं कि किसी वीडियो को देखते रहते हैं और उससे शिक्षा ग्रहण करते हैं, तो वीडियो फॉर्मेट भी आपको इस एप्लीकेशन में दिए गए हैं। और इसी तरह आपको और भी कई तरह के फॉर्मेट जैसे कि EPUB है, वीडियो है, PDF है, वेब है, पेज है आदि सभी मिल जाते हैं। वीरेंद्र सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। और अपना महत्वपूर्ण सारे फीचर है। जैसे जैसे आप इस एप्लीकेशन को उपयोग करने लगेंगे वैसे वैसे आपको सभी चीजों के बारे में और पता चलना शुरू हो जाएगा। धन्यवाद। आगे के लिए सबमिशन के लिए हम श्रीमती रंजना सिंह को आमंत्रित करते हैं। श्रीमती रंजना सिंह। धन्यवाद सर। रंजना मैम है? हैं मैम हैं। चलिए अरे तंजीम से माइक ओपन तो करें। हाँ ओपन कर लिया सर ने। ठीक 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 है, सभी लोग सुने। जैसे ये मैं कह रहा हूँ, हम लोग की जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ मीटिंग बड़ा अच्छा है और इसको मैं जिस दिन हम लोग का फाइनल हो 2 मीटिंग रख लिया जाए, जैसा आप लोग सुझाव दें।
हैं? नहीं, हमारे क्या मतलब इसको 2 पार्ट में कर लिया जाएगा। हाँ, करो। जिससे मान लीजिए एक लोग बोलते रहेंगे, टाइम ओवर हो जाएगा, तो फिर उसका तुरंत ये रहेगा कि आप इसको दूसरा ओपन करके तुरंत शुरू कर लिया जाए। द्विवेदी जी बोल रहे थे ना, उनका भी रहा है। जी जी हाँ, मैं बोले बोल रहा हैं, हूँ। मतलब yes, द्विवेदी जी, अच्छा, दोनों लोगों का हो गया, उसी में क्लियर नहीं हो रहा था। हाँ, नहीं, देखिए, सबका हो गया, सब लोग बोले हैं। हाँ, बड़े हर्ष की प्राप्ति मुझे हो रही है कि सभी ने बहुत ही बेहतर ढंग से प्रेशर किया है और बहुत ही माइन्यूटली उठाया है। और ब्लेंडेड लर्निंग और डिजिटल क्लासरूम, यानी द्विवेदी जी का और इनका वो जो तंजीम सर हैं, इन लोगों का बहुत ही माइन्यूटली इन्होंने फोकस किया है। तो थोड़ा सा मिनिमाइज कर लेंगे जब हम लोग बोलेंगे तो, या फिर अगर ये सफिशिएंट टाइम है तो इसको रहने देते हैं, जैसे का आईजीटी जी रहने देते हैं। क्या विचार है आप सभी का? इसको क्या मिनिमाइज हल्का सा किया जाए कि रहने दिया जाए? मैम, जहाँ लोगों के पास 5 टॉपिक है। हाँ हेलो, 5 हाँ टॉपिक है तो हाँ, हमारे टॉपिक में एक मीटिंग तो हमारी ही हो जाती है केवल। जी, अच्छा 5 टॉपिक को कितना स्टार्ट किया जाए कि 8 मिनट 10 मिनट में हो जाए, वो नहीं संभव हो पाता है। नहीं हो पाता है। हम तो कह रहे हैं कि जी। इतना रहने दिया जाए, ये पर्याप्त है। खुल के बोला जाएगा तो सामने वाले को भी क्लियर होगा कि हाँ, ऐसे एक्सपेंड होके समझाया गया है। जी जी अच्छा, जी जी ये कह रहे थे, इसको क्रम में हम थोड़ा चेंज करना चाहेंगे। जो जी। बहुत ही जिस टॉपिक पे बहुत ही बात नहीं हुई है, उसको हम लोग पहले करते हैं। जैसे पहला द्विवेदी दी का और मृत्युंजय सर का जो हुआ था, ये पहला दूसरा यही रहेगा। और इसके बाद तीसरे नंबर पे हम ले आते हैं तंजीम जी का। जी, जी उसके बाद बाकी का ऐसे कर लेंगे। समिता सिवे जी का हो जाएगा, उसके बाद फिर वीरेंद्र जी का हो जाएगा। जी मैम। तो ये एक सीरियल लगाएंगे ना, जो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है उसको पहले रखें, क्योंकि जो जी प्रिंसिपल वर्ड होते हैं बाद में छोड़ने लगते हैं, हट जाते हैं, जी 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 लिव कर जाते हैं। तो इसलिए इस इम्पोर्टेंट टॉपिक को हम पहले रखें। जी जी। तो आप लोग सहमत हैं? सभी लोग सहमत हैं तो इसको ऐसे ही कर लिया जाएगा। पहले हाँ, तो द्विवेदी नहीं। जी, उसके बाद मृत्युंजय सर जी, है ना, और उसके बाद फिर ये तंजीम जी, उसके बाद समिता जी, ऐसे कर लेते हैं हम लोग। ठीक मैम, कोई दिक्कत नहीं, एकदम बहुत अच्छे से हो जाएगा। हाँ हाँ, तो और भी कोई सुझाव हो तो बताओ। लास्ट में हम कंक्लूड तो कर ही देंगे, लास्ट वो में तो ठीक है कंक्लूजन मैम। जी, और और आभार व्यक्त मैं कर दूंगी। तो जी, हमारे समझ से बहुत अच्छा हुआ है, सब लोगों ने बहुत ही अच्छा प्रेशर किया है, अपने विचार व्यक्त किए हैं। मैं सभी के प्रति, जैसे अपनी मतलब ये टीम के 5 प्रति। टॉपिक है हमारे पास। हाँ 5 टॉपिक है तो 3 टॉपिक द्विवेदी जी बोलेंगे, 2 टॉपिक मैं बोलूंगा। तो उसमें जो है थोड़ा समय ज्यादा चाहिए, नहीं तो फिर उसमें बहुत सारी चीजें हैं कि थोड़ा बोल करके हम खुद ही संतुष्ट नहीं होते कि वो। नहीं सर, सुनिए सर, हाँ। ऐसा है, 2 शेड्यूल तत्काल किया जाएगा, ठीक है, जैसे आज किया गया है, उसको हाँ, ऑलरेडी हाँ, दोनों शेड्यूल करके मैं भेज दूंगा, ठीक है, कि पार्ट हाँ, 1 ये हाँ, रहेगा, पार्ट 2 रहेगा इसका, ठीक है। और हाँ, जैसे ही ठीक दूसरा टाइम होगा खत्म होगा, दूसरे का शुरू हो जाएगा, ठीक है। हाँ, ठीक 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 है, ठीक ठीक है तंजीम ठीक। सर, हाँ जी बिल्कुल। बताएं। जी